आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि इस हमारी पूरी जो है हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारे इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। तो ऊप हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कोई हमारे पास सिर्फ कोई लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लिखने का एक स्टाइल है। ओप में हम लोग क्लासेस को देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, फिर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन एंड देन इनकैप्सुलेशन वगैरह को देखेंगे। हम अब बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। जो अब तक हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो हमारे पास है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो सेम एज इट ऐसे ही था जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे सी लैंग्वेज में। सी और सी प्लस प्लस में सिर्फ ऊप का ही फ़र्क है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही फ़र्क है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। हमारे पास जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होती है, जबकि ऊप हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ऊप हमारे पास प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस होती है, जबकि हमारे पास ऊप प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास ऊप होती है वो टॉप से डाउन अप्रोच करती है, जबकि हमारे पास जो ऊप होती है वो बॉटम से अप अप्रोच करती है। हमारे पास जो ऊप होती है उसमें इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। इनहेरिटेंस क्या होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और हमारे पास जो ऊप होती है इसमें इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यूज्ड। हमारे पास जो ऊप होती है इसमें हम लोग डाटा को हाइड नहीं कर सकते, जबकि ऊप में हम लोग डाटा को हाइड कर सकते हैं। ऊप की जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास लैंग्वेज है सी, लाइक पास्कल लैंग्वेज। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मोस्टली जो हमारे पास लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग की वो ऊप पे ही बेस करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। लाइक हमारे पास एक कार है। हम लोग पहले प्रोग्रामिंग करते तो क्या करते थे, एक हम कलर के लिए, कार का कलर होगा स्पेसिफिक, तो हम उसके लिए एक करैक्टर का डाटा टाइप बनाते थे। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ व्हील्स के लिए इंटीजर का बना लिया, देन स्पीड के लिए इंट का बना लिया, एंड देन माइलेज के लिए फ्लोट का, एंड प्राइस के लिए डबल का। ये तो हमारे पास था, एक व्हीकल का हमने बनाया है, तो कार का ले लिया एक का, तो ये बन गया। तो अगर हम लोग एक और कार का डाटा एंटर करवाएं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें करेक्टर कलर लेना पड़ेगा, नंबर लेने इंट में लेने पड़ेंगे, फिर इंट स्पीड, फिर फ्लोट माइलेज, एंड फिर डबल प्राइस करना पड़ेगा। तो ये हमारे कोड को बहुत लंबा कर देगा। उसके बजाय हम लोग ऊप में क्या करते हैं, हम लोग एक क्लास बना देते हैं जिसमें ये सारे डाटा डाटा टाइप्स होते हैं। तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इन सब डाटा टाइप्स को कॉल कर लेते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट का काम करता है और कैसे हमारे पास क्लास काम करते देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊप में था क्लासेस। तो हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। लाइक हमने एक क्लास बना ली जिसमें करैक्टर भी है, इंट भी है, एंड देन फ्लोट भी है, डबल भी है। तो ये हमने एक ऐसी डाटा टाइप बना ली, डिफाइन कर ली, जिसमें ये सारी डाटा टाइप्स होंगे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारे पास इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। हम जब क्लास को डिफाइन करते हैं तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो हमारे पास मेमोरी एलोकेट होती है। लाइक हमारे पास ऑब्जेक्ट बना लिया था हमने व्हीकल हमारे पास एक क्लास थी, उसके ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। व्हीकल क्लास में क्या था, करैक्टर था, और इसके बाद हमारे पास इंटीजर था जो नंबर ऑफ व्हील्स थे, फिर स्पीड थी, एंड फ्लोट में माइलेज था, एंड देन प्राइस था। क्लास तो हमारे पास कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो पहली दफ़ा करेगा तो हमारे पास 16 बाइट्स करेगा, सेकंड टाइम 32 बाइट्स, एंड थर्ड टाइम 48 बाइट्स। वो प्लस प्लस होते रहेंगे ना, 16 16 16। तो अब बात कर लेते हैं हम इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन की। ये दोनों सेम नहीं होते, लेकिन दोनों बेसिकली काम कर रहे होते हैं, डाटा को हाइड कर रहे होते हैं। तो अभी मैं अगर इधर ही इसको एक्सप्लेन करता तो ये वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हम इसको आगे अगली वीडियो में पूरी डिटेल से इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन को। अब बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसका इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। मान लो हमने एक व्हीकल क्लास बनाई थी जिसमें हमारे पास जो डाटा टाइप थे वो स्ट्रिंग कलर था, नंबर ऑफ व्हील्स से, स्पीड थी, फ्लोट, माइलेज एंड डबल प्राइस थी। तो हम एक और न्यू क्लास बनाते हैं जो कि होगी कार। कार में हमारे पास जो व्हीकल है उसकी सारी चीज़ें तो होंगी,
मसलन कलर भी होगा, नंबर ऑफ व्हील भी होंगे, स्पीड भी, माइलेज भी, प्राइस भी। लेकिन कार्स की कोई स्पेसिफिकेशन और भी होगी, लाइक हमारे पास कार में नंबर ऑफ डोर्स है, एंड हमारे पास जो ट्रक है इसमें नंबर ऑफ एक्सेल्स आ गए, इसी तरह। तो हमारे पास बजाय इसके कि हम दोबारा लिखते कार के लिए दोबारा कलर, नंबर ऑफ व्हील, स्पीड, या ट्रक के लिए दोबारा लिखते या मोटरसाइकिल के लिए दोबारा लिखते, तो हमने ये सारा डाटा उससे इनहेरिट कर लिया। एंड द लास्ट पे आता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक हम लेते हैं, हम एक इंसान मेल हैं, तो हम एक टाइम में क्या कर रहे होते हैं, हम एक टाइम पे हमारे एक हस्बैंड भी होते हैं, एक हम सन भी हैं, एक हम एम्प्लॉय भी हैं। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग की बात की थी, वो भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म ही था। लाइक सम का फंक्शन था, अगर दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं सम के फंक्शन में, तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसको कॉल करेगा, अगर तीन होते हैं तो वो हमारे पास सेकंड फंक्शन को कॉल करेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका कोई नाम होगा, उनका कोई हमारे पास एज होगी, कोई उनका जेंडर होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबकी डाटा टाइप को दोबारा दोबारा लिखेंगे। लाइक हमारे पास जो उसका नेम के लिए हम स्ट्रिंग लिखेंगे नेम, और एज के लिए इंट एज, और देन हम जेंडर के लिए लिखेंगे इंट जेंडर। तो और इसमें एक स्टूडेंट का डाटा हम स्टोर कर पाएंगे। अगर दूसरे स्टूडेंट का लिखने हो तो हम फिर लिखेंगे स्ट्रिंग नेम टू, फिर एज टू, एंड फिर जेंडर टू। और हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो हम बजाय नेम टू या एज टू या जेंडर टू लिखें, तो हम एक ऐसी डाटा टाइप बना लें जिसमें ये तमाम डाटा टाइप्स हों। तो उसको कहते हैं क्लासेस। बेसिकली क्लासेस कहते हैं कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को। मैं बना लेता हूँ, लाइक मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास स्टूडेंट की एक क्लास बना लेता हूँ। ब्रैकेट्स के बाद सेमी कलम लगाना लाजमी है, ये बहुत कॉमनली मिस्टेक है। तो मैं करूँगा क्या, मैं ले लूँगा स्ट्रिंग नेम, फिर एज एंड देन जेंडर। इसको मैं इधर से ख़त्म कर दूंगा। तो हमारी एक स्टूडेंट का एक ऐसी डाटा टाइप बन गई जिसमें तमाम डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर दो दफ़ा है, मैं एज के लिए भी और जेंडर के लिए भी। तो मेन में जाके मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे हम लोग पहले लिखते थे कोई डाटा टाइप फिर वेरिएबल का नेम, तो अब हमारे पास डाटा टाइप होगी स्टूडेंट, जिसमें कि तीन डाटा टाइप होंगे, स्ट्रिंग और दो दफ़ा इंटीजर। तो मैं स्टूडेंट लिखूंगा, एंड देन हमारे पास कोई भी नाम रख लूंगा, लाइक मैं ए रख लेता हूँ। तो हम क्लासेस के सारे वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, लाइक ए डॉट नेम, उसमें मैं नाम रख लूंगा लाइक कैपी। लेकिन ये यहाँ पर एक एरर शो करेगा। एरर ये है कि इनएक्सेसिबल है। क्यों इनएक्सेसिबल है? क्योंकि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट का मतलब कि हम क्लास के डाटा टाइप को सिर्फ हमारी क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पब्लिक। तो अब हमारे पास ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मैं अपने एज के लिए लिख लेता हूँ ए डॉट एज, कोई भी एज दे देता हूँ, लाइक 18 दे दी। एंड देन जेंडर 0 रख लेता हूँ जेंडर के लिए, फीमेल के लिए, और 1 रख लेता हूँ मेल के लिए। मैं करूँगा क्या, ए डॉट जेंडर, और जेंडर में दे दिया 1। तो अगले स्टूडेंट्स के डाटा के लिए मैं दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय, लाइक ए है, इसको मैं कर लेता हूँ अरे। लाइक 3 स्टूडेंट्स के मैं एक अरे ले लेता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। मैं करूँगा एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, एंड देन आई प्लस प्लस, कि ये लूप 3 दफ़ा चले। तो मैं एक यूज़र से ही इसकी इनपुट ले लेता हूँ। तो अब मैं पहले स्टूडेंट का नेम ले लूँगा, तो मैं ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा आई के साथ, एंड देन नेम। जो भी मैं यूज़र से लूँगा नाम, वो पहले स्टूडेंट का नाम चला जाएगा अरे 0 इंडेक्स पे अरे के। और मैं उसकी स्टूडेंट की एज और उसका जेंडर ले लूँगा यूज़र से ही। तो ये हमारे पास तीनों स्टूडेंट्स का डाटा हम हमसे ले लेगा। तो मैं इसको आउटपुट करवा देता हूँ। तो आउटपुट करवाने के लिए मैं एक क्लासेस में ही एक फंक्शन कॉल करता हूँ।
तो मैं लिख लेता हूँ वाइड, आउटपुट करवाने के लिए फंक्शन वाइड कोई भी नाम फंक्शन का रख लेता हूँ। मैं इसका नाम प्रिंट इन्फॉर्मेशन रख लेता हूँ, प्रिंट इन्फो। इसमें मुझे पैरामीटर पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं फंक्शन बनाया है वो क्लास में ही बनाया है। तो मैं इसमें तमाम जो इनपुट्स हैं उनको आउटपुट करवा दूंगा। तो जेंडर आउटपुट करवाने के लिए मैंने 0 रखा था फीमेल के लिए और 1 रखा था मेल के लिए। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर हमारे पास जो जेंडर है वो 0 है तो हमारे आउटपुट करवा दे फीमेल, अगर जेंडर हमारे पास 1 है तो वो आउटपुट करवा दे मेल। तो हमने ये प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन बना लिया। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जो सबको प्रिंट करवा रहा है बारी बारी तमाम स्टूडेंट्स को। तो कोड को रन कर लेते हैं। मैं इसमें पहले स्टूडेंट का नेम देता हूँ लाइक कैपी, एंड देन एज उसकी देता हूँ 18, एंड देन जेंडर देता हूँ 1, एंड देन दूसरे स्टूडेंट के लिए कोई भी नाम, एज 19, जेंडर 0, एंड नेम फिर भी कुछ दे देता हूँ 20, एंड जेंडर मैं फिर 1 दे देता हूँ। तो इसने हमारे पास जो आउटपुट शो नहीं करवाई, क्योंकि हमने आउटपुट वाला फंक्शन अपने मेन में कॉल किया ही नहीं। तो कॉल करने के लिए हम करेंगे एक लूप डालेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारे पास जो 3 है, एंड देन आई प्लस प्लस। करेंगे क्या, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था अरे, एंड देन आई, एंड देन उस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट इन्फो। तो बारी बारी हमारे पास स्टूडेंट्स के तमाम इन्फॉर्मेशन को ये आउटपुट करवा देगा। वही कर लेते हैं कैपी, एंड देन 18, एंड देन 1, एंड देन कोई भी नाम 19, 0, फिर कोई भी नाम 19 एंड 1। तो ये हमारे पास दे देगा नेम और उसकी एज, एंड देन फिर जेंडर के लिए अगर हमने 1 प्रेस किया तो मेल, अगर हमने 0 प्रेस किया तो फीमेल। और यहाँ पर जेंडर के बाद वो एंड लाइन नहीं कर रहा, तो इधर हमने एंड लाइन ये डाला नहीं है जेंडर के बाद। बाकी हमने नेम और एज के बाद एंड लाइन डाला है, जेंडर के बाद नहीं डाला, तो इसलिए एंड लाइन नहीं कर रहा। मैं इधर एंड लाइन कर देंगे तो ये एंड लाइन के बाद ही वो शो करेगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेटर एंड गेटर के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्लासेस के बारे में। सेटर एंड गेटर बेसिकली इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये कि हम अपना जो कोई सेंसिटिव डाटा हमारे प्रोग्राम का वो यूज़र से हाइड रखें। तो पिछली वीडियो में जब हम लोग क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि क्लासेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं। जैसे मेरे एम्प्लॉय की क्लास है और इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है सैलरी के नाम से, इंटीजर डाटा टाइप का। तो अगर इसको मैं अपने मेन में एक्सेस करना चाहूँगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, माई ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी, तो ये हमारे पास एक एरर शो करेगा कि इनएक्सेसिबल है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी क्लास की तमाम डाटा टाइप्स को पब्लिक कर लिया था। लेकिन ये एक गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच नहीं है कि हम सबको पब्लिकली कर दें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेटर एंड गेटर। तो जो हमारी डाटा टाइप होती हैं वो बेसिकली हमारे पास प्राइवेट रहती हैं, और जो सेटर एंड गेटर होते हैं वो हमारे पास पब्लिक होते हैं। तो हम लोग एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाएंगे अपने सेटर एंड गेटर के लिए। मैं लिखूंगा पब्लिक। पब्लिक से पहले जो भी हमारा कुछ लिखा होगा वो हमारा एज अ प्राइवेट ही कंसिडर होगा। पब्लिक लिखूंगा, पहले मैं बनाता हूँ सेटर। सेटर में हमने सिर्फ वैल्यू को सेट करना है, तो मैं जो डाटा टाइप है वो वाइड रखूंगा, वाइड सेट डाटा कर लेता हूँ, सेट डाटा कोई भी नाम रख लेता हूँ। और इंटीजर का डाटा सेट करना है तो मैं लिखूंगा इंट एंड कोई भी नाम वेरिएबल का एक्स, एंड देन करूंगा क्या, हमारे पास जो सैलरी थी इक्वल टू एक्स। ये करेगा क्या, जो भी हमारी वैल्यू आएगी मेन से एक्स में पहले आएगी, फिर सेटर फंक्शन के थ्रू एक्स की वैल्यू सैलरी में स्टोर हो जाएगी। इस तरह मैं अपना गेटर बना लेता हूं। गेटर हमारे पास वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसके लिए मैं डाटा टाइप लिखूंगा। तो हम लोग इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं,
तो मैं डाटा भी इंटी लिखूंगा, इंट एंड गेट डाटा, एंड देन सिंपली लिखूंगा रिटर्न हमारे पास जो भी है सैलरी था, सैलरी। तो ये करेगा क्या, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो उसको सैलरी में सेट कर देगा और फिर गेट डाटा के थ्रू सैलरी हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन हमारे पास जो सैलरी का वेरिएबल है वो हमारे पास प्राइवेट ही है। तो सेटर और गेटर का अपने मेल में इस तरह लिखूंगा, इसको ख़त्म करता हूँ, माई ऑब्जेक्ट डॉट सेट डाटा, और इसमें कोई भी वैल्यू जो मैं रखने चाह रहा हूँ लाइक 7000। तो ये करेगा क्या कि हमारे पास मैंने 7000 रखा है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास में जाएगा और सेट डाटा का जो हमारे पास एक्स है इसमें 7000 भेजेगा, और एक्स जो है हमारे पास वो सैलरी में जाके स्टोर हो जाएगा, सैलरी इज इक्वल टू एक्स। तो मैं गेट के लिए लिख लेता हूँ, गेट फंक्शन करने के लिए लिखना होगा माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट डाटा। ये फंक्शन क्या करेगा कि हमारे पास जो सैलरी में जो स्टोर है वो हमें रिटर्न करेगा। तो मैं सिंपली इसको लिख लेता हूँ सी आउट, ओके, एंड लास्ट पे एंड लाइन, उसको रन करता हूँ। तो ये हमारे पास 7000 आंसर दे देगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर क्या है और कंस्ट्रक्टर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेटर एंड गेटर के बारे में कि सेट क्या है, गेट क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो इसकी समझ आएगी। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, उससे पिछली वीडियो हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास बेसिकली एक मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन ये हमारे जो हम आमतौर पर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उससे मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा, लेकिन बाकी फंक्शनों का नाम तो अपना अपना होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसा कि उसके क्लास का नाम है। और कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, ये सिर्फ वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए होगा, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। और तीसरी बात, कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं करना पड़ता। जब हम अपने मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मैं अपना एक क्लास बना लेता हूँ ताकि हमें समझ आ सके। कोई भी क्लास ले लेते हैं, क्लास सम की क्लास बना ली मैंने, एंड कोई भी उसमें रख लेता हूँ वेरिएबल इंट ए एंड देन बी। तो मैं कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिकली करूँगा, तो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक नहीं लिखूँगा तो क्लासेस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं, पब्लिक। और यहाँ पर मैं अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो हमारी क्लास का नाम होगा। तो मेरा नाम क्या था, सम, एंड इसमें मैं अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा। ए को क्या वैल्यू दूँ, लाइक लेट्स सपोज ए को मैं 7 दे देता हूँ, एंड देन बी को देता हूँ 5। मैं एक फंक्शन कर लेता हूँ जो हमारा रिटर्न कर रहे वैल्यू को सम करके, इंट गेट वैल्यू। ये फंक्शन क्या करे, हमें रिटर्न करे ए प्लस बी। तो जैसे ही मेन में अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सम ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ए को 7 इनिशियलाइज कर देगा और बी को 5 इनिशियलाइज कर देगा। मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा सी आउट, हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू। तो वो जो दोनों का हमारे पास सम होगा वो हमें रिटर्न करेगा। मैं इसे रन करता हूँ तो वो हमें 12 रिटर्न करेगा, 5 + 7 12। ये थे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, मैं इसके बारे में एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, उसे कहते हैं भाई कोई मार्कर देना,
तो हमें दिखाने वाला जो भी मार्कर होगी उसके पास वो पकड़ा देगा। ये हमारे पास होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो उसके पास था उसने दे दिया, हम उसमें कोई चेंज ही नहीं करेंगे कि हमने दुकानदार को ये कुछ नहीं बताया उसको, उसने जो उसके पास था दे दिया। फिर हम दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं भाई हमें मार्कर ना जो ब्लू कलर की हो। ये हमारे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कि हमने पैरामीटर रख दिया कि ब्लू कलर ही हमें चाहिए। फिर हम जाते हैं दुकानदार के पास और उसे कहते हैं, मार्कर लेके जाते हैं अपने साथ और कहते हैं भाई इस तरह के हमें मार्कर चाहिए। ये होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ उसे कोई भी पैरामीटर भेजूंगा। लाइक मैं कोई भी वैल्यू भेजता हूँ, 5 और 9 भेजते हैं इस दफ़ा। और करेंगे क्या, इधर रखेंगे इंट एक्स और इंट जी। ये हमारे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, ए में चला जाएगा एक्स एंड देन बी में चला जाएगा जी। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो भी हमने 5 भेजा 5 चली जाएगी एक्स में एंड देन ए में, और इसी तरह फिर 9 जो है हमारे पास जी में जाएगा एंड देन बी में। तो ये है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद यही गेट वैल्यू के थ्रू हमें रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। मैं इसको रन करता हूँ। ये था हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होते हैं हमारे पास, वो ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो मैं कोई भी हम क्लास बना लेते हैं, लाइक क्लास बना ली, क्लास पर्सन की क्लास बनाते हैं जो कि हमें रिटर्न करे पर्सन की एज। तो मैं प्राइवेट कोई बनाता हूँ, इंट एज। और एक मैं कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिकली कॉल होते हैं, तो मैं लिखूंगा पब्लिक एंड उसके बाद अपना कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। तो कंस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो हमारे पास क्लास का नेम होता है। इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती कंस्ट्रक्टर की। तो क्लास का नेम हमारे पास क्या था, पर्सन, तो मैं वही नाम रखूंगा पर्सन एंड देन मैं एज को रख दूंगा लाइक 20। तो एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड डिस्प्ले। क्लास में फंक्शन बना रहा हूँ तो पैरामीटर हमें सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। तो डिस्प्ले हमारा फंक्शन क्या करें, हमें सी आउट एज। तो अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता हूँ, पर्सन एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ये हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें 20 डिस्प्ले करा देगा, क्योंकि हमने अपने कंस्ट्रक्टर में कोई भी वैल्यू नहीं दी। तो हम बात कर लेते हैं ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो हमारे पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी क्लास में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, लाइक मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें है पर्सन, नाम वही होगा जो हमारी क्लास का नाम है, नाम चेंज नहीं होगा, इंट ए। इसमें क्या होगा, एज इज इक्वल टू ए। कि हम अपने जब ऑब्जेक्ट कॉल करें तब हम अगर वैल्यू देंगे तो वो जो हमारे ये वाला कंस्ट्रक्टर है ये वाला कॉल होगा। अगर हम इनिशियलाइज करते वक्त अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लाइक मैं इधर बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट टू, नीचे बना लेते हैं हम पर्सन ऑब्जेक्ट टू, और इसमें मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक 7 दे दी। तो अब जब मैं कॉल करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, तो अब हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल नहीं होगा, क्योंकि अब हमने वैल्यू इसको 7 दी है। तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इंट ए वाला। तो मैं इसको रन करता हूं।
तो ऑब्जेक्ट है डिस्प्ले कर रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया था, ऑब्जेक्ट 2, तो ये हमें 7 रिटर्न कर देगा। इस तरह हमारे पास अगर 3 वैल्यू, 2 वैल्यू हों लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टर में, लाइक हमारे पास है पर्सन इंट ए एंड देन इंट बी, कोई भी वैल्यू हो सकती हैं। तो ये भी हम अगर कॉल करेंगे, जब कंस्ट्रक्टर के टाइम हम पर्सन में 2 वैल्यू देंगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारे पास, एज इज इक्वल टू बी। मैं मल्टीप्लाई या सम नहीं कर रहा इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा, कि जो भी हम दूसरी वैल्यू देंगे वो एज में आ जाएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ, अगर 7 व 3, तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो थर्ड वाला होगा, जिसमें बी में वैल्यू हमारे पास 3 आएगी और 3 एज में चला जाएगी। इसको रन करता हूँ, तो ये हमें 3 शो करेगा। अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो ये हमें क्या वैल्यू दी थी हमने, 20 शो करेगा। अगर हम एक वैल्यू देंगे तो हमें वही वैल्यू शो करवाएगा, और अगर हम इसको 2 वैल्यू देंगे तो जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी वो हमें शो करवाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायनामिक मेमोरी के बारे में। हमारे पास 2 टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, एक स्टैटिक मेमोरी, एक डायनेमिक। हम जो लोग नॉर्मल अरेज यूज़ करते हैं वो स्टैटिक होती है, और जो न्यू के साथ मेमोरी बनाई जाती है वो हमारे पास होती है डायनामिकल मेमोरी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डायनामिकल मेमोरी के बारे में। डायनामिकल मेमोरी लिखने के लिए हमें पॉइंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइक मैं कोई भी पॉइंटर बना लेता हूँ, लाइक इंट एंड स्टैटिक पी, मैंने पी पॉइंटर बना लिया, पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज कर दूंगा, और उसके बाद पी को इक्वल करूंगा न्यू इंट के। ये हमारे पास बन जाएगी डायनामिकल मेमोरी। डायनामिकल मेमोरी को अरे बनाने के लिए मैं सिंपली इधर इसका अरे का साइज़ दे दूंगा। लाइक मैंने 50 की बनानी तो 50 कर दूंगा। अगर मैं इधर वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं पी को इधर डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। तो डायनामिकल मेमोरी और जो हमारे पास नॉर्मल अरे होती है उसमें फ़र्क क्या है। हमारे पास जो नॉर्मल अरे होती है वो हमारे पास जब हमारा फंक्शन रिटर्न करता है या हमारा फंक्शन कंप्लीट होता है तो उसी के साथ ही डी एलोकेट हो जाती है। लेकिन अगर हम न्यू के साथ बनाएंगे तो वो हमारी डी एलोकेट तब तक नहीं होगी जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा या हम उसे डिलीट खुद ना करेंगे। तो मैं इसको देख लेता हूँ। अगर हम इधर भी हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, लाइक अगर मैंने पी को इधर ही इनिशियलाइज करना हो तो मैं इधर ही कर दूंगा। पी को वैल्यू जो 30 मैंने दी है ये तब तक रहेगी जब तक अब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा, या ये वैल्यू हम लोग डिलीट नहीं करते। मैं सी आउट कर देता हूँ, स्टैटिक पी, तो ये हमें पी में 30 शो कर देगा। हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक मैं और लेता हूँ, इंट आर इज इक्वल टू न्यू इंट एंड देन कोई भी वैल्यू लेता हूँ, लाइक 70। इसको मैं पॉइंटर बनाऊंगा, तो ये आर में भी हमारे पास वैल्यू चली जाएगी। अगर इसके अलावा मैं अरे बनाना चाहता हूँ, डायनामिकल अरे, तो मैं करूँगा इंट कोई भी ले लेता हूँ, स्टैटिक क्यों ले लिया, एंड न्यू इंट कोई भी साइज़ की, जिस साइज़ की मैं अरे बनाना चाहता हूँ मैं वो अरे बना लूँगा। लाइक मैंने 5 की बनानी है तो 5 ले लूँगा। अगर मैं अरे का साइज़ अपने यूज़र से लेना चाहूँ तो मैं वो भी ले सकता हूँ। लाइक मैं एक और बना लेता हूँ, इंट स्टैटिक पी क्यू आर एस डाल लेते हैं, न्यू इंट, और कोई भी नाम रख लेता हूँ इधर मैं, इंट लाइक इनपुट कर लेते हैं कि ये यूज़र से पूछे कि हमें कितनी अरे चाहिए। सीन करवा देते हैं, इनपुट, इधर लिख देते हैं इनपुट। ये हमारे पास क्या करेगा कि जितनी हम यूज़र इसको इनपुट देगा उतनी की अरे बना देगा ये। मैं इसको इनपुट करवा देता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इनपुट के
एंड देन हमारे पास आई प्लस प्लस सीन एस आई। तो ये पूछेगा हमसे पहले हम कितने की अरे बनाना चाहते हैं। लाइक मैं 5 बनाऊंगा तो 5 लिखूंगा, ये हमसे 5 टाइम वैल्यूज लेगा, 8 7 9 6 एंड 5। इसने 5 हमसे वैल्यूज ली। अगर मैं इसको आउटपुट करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको बताता हूँ फॉर int I is equal to 0, I less than input and then I प्लस प्लस। इनपुट करवाने के लिए दो तरीके होते हैं। अगर मैं इस तरह भी इनपुट करवा सकता हूँ जैसे हम नॉर्मल अरे को इनपुट करवाते थे, लाइक एस आई। इस तरह भी हमें ये आउटपुट शो करवा देगा। आउटपुट सॉरी इनपुट कह दिया। आउटपुट करवाने के लिए दो तरीके हैं, ये इस तरह भी करवा देगा और एक दूसरा तरीका है कि हम जिस तरह पॉइंटर को आउटपुट करवाते थे उसके लिए हम क्या लिखते थे, स्टैरिक एंड देन ब्रैकेट्स एंड देन जो भी नाम था एंड प्लस आई। इस तरह भी हम इसको आउटपुट करवा सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। मैं इसको रन करता हूँ, 5 दे दिया, 5 की हमारी अरे बन गई। पहली वैल्यू 7 8 9 6 एंड 5, उसने 7 8 9 6 5 हमें प्रिंट करवा दिया। तो अब हम बात करते हैं डिलीट के बारे में। तो अगर तो हम लोगों ने अरे बनाई है तो उसको डिलीट करने का तरीका और होगा। अगर अरे नहीं बनाई हमने डायनामिकली मेमोरी की, उसको डिलीट करने का तरीका और होगा। लाइक मैं इसको करता हूं, अगर मैं इसे डिलीट करूंगा पी वाली को तो मैं सिंपली लिखूंगा डिलीट एंड देन पी। जो भी पी में होगा ये उसे डिलीट कर देगा। अगर मैं अपनी अरे को डिलीट करूंगा तो लिखूंगा डिलीट एंड देन उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा। ये हमारी बहुत कॉमनली मिस्टेक है कि हम लोग ब्रैकेट बाद में लगाते हैं। पहले ब्रैकेट लगानी है देन इसका अरे का नाम लिखना है। जो हमने नाम रखा था एस रखा था, एस लिखेंगे। तो इस तरह डिलीट करेंगे। बहुत कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हम एस पहले लगाते हैं और ब्रैकेट बाद में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर क्या है, पिछली वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज़ करते थे वैल्यू को इनिशलाइज करने के लिए, और डिस्ट्रक्टर हम वैल्यू को डिलीट करने के लिए या डी एलोकेट के लिए हम डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। हमारे नॉर्मल फंक्शन में डिस्ट्रक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमारा फंक्शन कोई पॉइंटर के साथ है, अगर हमारे पास कोई डायनामिकल मेमोरी है तो उसको डिलीट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होगा हमारे पास, जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर को लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। लाइक मैं क्लास बनाता हूँ, कोई भी क्लास, पर्सन के नाम की क्लास बना ली। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करते थे, पहले पब्लिक करूँगा। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिकली होंगे। क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं तो मैं पब्लिक करूँगा। एंड देन कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करते थे, नाम यूज़ करते थे। एंड देन जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती कंस्ट्रक्टर में करते थे। डिस्ट्रक्टर भी सेम ही होगा, नाम वही रखेंगे जो हमारी क्लास का नेम है, लेकिन साथ टिल्ड लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे टिल्ड के बाद क्लास का नेम है पर्सन। ये हमारे पास होगा डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के बारे में ब्रीफली समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ये किस तरह काम करता है डिस्ट्रक्टर। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिससे हमें डिस्ट्रक्टर की सही तरह समझ आ सके। लाइक पहले हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो मैं एक ग्लोबली वेरिएबल बनाता हूँ। इससे हमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की सही समझ आएगी। int count is equal to 0 एंड देन मैं कर लेता हूँ काउंट प्लस प्लस एंड देन सी आउट। पहले मैं लिखूंगा काउंट एंड देन कुछ भी लिखता हूँ इंस्ट्रक्टर, ओके। एंड लास्ट पे इसी तरह यही मैं कुछ लिखता हूँ डिस्ट्रक्टर के लिए। और फिर मैं मेन में लिख देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन
ऑब्जेक्ट, मैं इधर सी आउट करता हूँ, मैं सारा समझाता हूँ इसके बाद क्या मैं कर रहा हूँ। मेन कॉल, इसको अंडरलाइन करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। एंड देन मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। तो हुआ बेसिकली क्या है, जब भी हमारा जो क्लास है वो टर्मिनेट होगी तो हमारा उस टाइम हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। लाइक मैंने पहला ऑब्जेक्ट बना लिया था पर्सन ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट बना लिया था, हमारे पास जो वैल्यू थी काउंट की वो थी 0। ओके हो गया। और जब कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ काउंट प्लस प्लस, वैल्यू क्या होगी 1, और उसने 1 और आगे कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, कंस्ट्रक्टर शो कर दिया स्क्रीन पे, लेकिन उसने डिस्ट्रक्टर नहीं दिखाया क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट इधर ख़त्म नहीं हुआ, उसके अंदर भी दो और ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। तो वो क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, फिर ऑब्जेक्ट 3 का कॉल करेगा। अब इनका अंदर कोई भी और फंक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 3 के अंदर, तो इनके दोनों के डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा। उसने डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर दिया, सी आउट डिस्ट्रक्टर, मतलब मैं इधर आउटपुट दिखाता हूँ। मेन जब कॉल हुआ उसके बाद पहले का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर दूसरे का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर तीसरे का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद तीसरे का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर दूसरे का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और लास्ट पे फर्स्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। मैं एक और एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैंने ऑब्जेक्ट इधर बना लेता हूँ। मैं अपनी क्लास में एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन कोई भी नाम में हो सकता है, मैं रखता हूँ वाइड, कुछ भी रख लेते हैं, लाइक कोई रख लिया, एंड देन इसमें सी आउट करवा दिया हेलो वर्ल्ड, वैसे हम समझाने के लिए। मैं ऑब्जेक्ट डॉट जो भी हमने नाम रखा था stn रखा था, ओके। तो इसको रन करते हैं। जब प्रोग्राम हमारा चलेगा, इसको ऑनलाइन कर देता हूँ एक दफ़ा। जब प्रोग्राम हमारा चलेगा सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उसने कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन सबसे पहले चलाया। एसडीएन वाला फंक्शन हमारे पास सबसे पहले था, लेकिन उसने सबसे पहले फंक्शन कंस्ट्रक्टर वाला चलाया, और फिर एसडीएन वाला चलाया जिसमें हमने लिखा था हेलो वर्ड, और लास्ट में उसने चलाया डिस्ट्रक्टर को। तो हम लोग जिस तरह कंस्ट्रक्टर बना लेते थे, लाइक पैरामीटराइज भी कंस्ट्रक्टर बना लेते थे, जिसमें हम पैरामीटर 2 भेजते तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टर एक क्लास में बना सकते थे। लेकिन हम क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं, एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर हम क्लास में नहीं बना सकते। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, जिसमें हमने डिस्कस किया है डिस्ट्रक्टर काम किस तरह करता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रक्टर का जो मेन काम है, डिस्ट्रक्टर जो डिलीट करता है डायनेमिकल मेमोरी को, वो देखेंगे वो किस तरह डिस्ट्रक्टर हमारा डायनेमिकल मेमोरी को डिलीट करता है। तो उसके लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास पर्सन के नाम की कोई भी क्लास बना ली, और उसमें मैं लेता हूँ करैक्टर, ये मैंने एक पॉइंटर बना लिया करैक्टर का, इंट साइज, या फिर मैं सेमीकोलन बताऊंगा, साइज ले लिया। ये हमारे पास प्राइवेट होंगे, और जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होंगे वो पब्लिकली होंगे। पब्लिक, मैं अपने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ, लाइक कंस्ट्रक्टर के लिए पर्सन, और मैं मेन में कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लाइक मैंने करैक्टर रेंज सेंड करनी है, तो मैं लिख लेता हूँ
पर्सन ऑब्जेक्ट और नाम मैंने रख लेता हूँ कैपी। तो इधर कर लेता हूँ स्ट्रिंग एस कर लिया मैंने। अब क्या अरे खत्म हो गया। तो अब क्या होगा कि मैं साइज में रख लूँगा हमारे पास जो भी एस डॉट साइज, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग में साइज आएगा, और फिर मैं साइज के थ्रू डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर लूँगा। लाइक हमारे पास सी में करनी थी, तो सी इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद हमारे पास था कैरेक्टर, हमारे पास क्या था साइज +1। तो वो हमें सी में डायनेमिकल मेमोरी एलोकेट कर देगा। ये जो न्यू कीवर्ड है ये हमें सी में डायनेमिकल मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में। तो मैं लिखूंगा CTR कॉपी, एंड देन मैं लिखूंगा जो भी हमारा कैरेक्टर का नेम क्या था सी रखा था, एंड देन स्ट्रिंग का नेम रखूंगा एस। लेकिन हम जब भी कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे तो स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर अरे में करेंगे। तो उसके लिए S.C / और STR, ये क्या करेगा हमारी जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर अरे में कर देगा। फिर हम दोनों कॉपी कर लेते हैं। क्या कर रहा है STR कॉपी अनडिफाइंड। तो इसके लिए हम लोगों को एक हेडर इंक्लूड करवाना पड़ेगा सी स्ट्रिंग का, हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास जो स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू थी कैपी दिया था उसको डायनामिकल मेमोरी के थ्रू हमारा जो कैरेक्टर अरे है उसमें से स्टोर कर देगा। तो इसको डीएलोकेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करते हैं, टिडल लगाते थे। सबसे पहले टिडल लगाया और उसके पास जो हमारे पास क्लास का नेम होता है पर्सन था, पर्सन। और अब करेंगे मेमोरी को हम लोग डिलीट, और उसके बाद क्या नाम था हमारा सी था। तो जो मेन काम होता है डिस्ट्रक्टर का वो ये होता है, ये मेमोरी को डिलीट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर को हम इधर भी यूज कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर को, लेकिन अगर हम इसको क्लास के बाहर यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली करूंगा, इसको खत्म करता हूं। डिस्ट्रक्टर है तो वही नाम रखूंगा, उसका क्या था पर्सन की क्लास है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन हमारे पास टिल लगाएंगे पर्सन, एंड देन हम करेंगे डिलीट, और फिर जो भी नाम था सी का। अगर हम क्लास के बाहर इसे इस्तेमाल कर, इधर एक सेमीकोलन लगेगा। अगर हम क्लास के बाहर इसके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू लिख सकते हैं, और हम अपने कंस्ट्रक्टर को लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। लाइक मैं अपने कंस्ट्रक्टर को भी क्लास के बाहर ही लिख लेता हूँ, Ctrl+C, इसको ख़त्म करता हूँ, और पर्सन और सिंपली पर्सन, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए। तो अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को मैं क्लास के बाहर भी कॉल कर सकता हूँ। तो मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, लेकिन हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया नहीं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ डिस्प्ले के लिए भी। वाइड डिस्प्ले, ये प्रोग्राम क्या करे हमें डिस्प्ले करवा दे हमारे आउटपुट जो भी है। और इसको मेन में कॉल कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट.डिस्प्ले। तो ये हमें कैपी डिस्प्ले करवा देगा, और उसके बाद हमें जो कैपी हमारा उसे डीएलोकेट कर देगा, उसे डिलीट कर देगा। तो मैं ये भी दिखाता हूँ, इधर हम लिख लेते हैं सी आउट, कि हमें पता चले डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ या नहीं हुआ। मैं लिख लेता हूँ डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। इधर बैकस्लैश चैनल लगाता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये कैपी के बाद उसने डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। जब डिस्ट्रक्टर
जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उस जो हमारे पास सी में पड़ा है, सी में क्या भी पड़ा था, तो वो उसे डिलीट कर देगा। आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में देखा था, तो आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस बेसिकली हमारे पास ये होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास के फंक्शंस या उसकी डाटा टाइप्स उससे ले रही होती है, इनहेरिट कर रही होती है। इनहेरिटेंस हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फीचर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ ये लाजमी है। अगर इनहेरिटेंस नहीं करेंगे तो ऊब है ही नहीं, ऊब का फायदा ही कोई नहीं इनहेरिटेंस के बगैर। तो इनहेरिटेंस में दो तरह की क्लासेस होते हैं, एक सब क्लास, एक सुपर क्लास। सब क्लास वो होती है जो कि इनहेरिट हो रही होती है दूसरी क्लास से। मतलब दूसरी क्लास सुपर क्लास की जो फंक्शन ले रही होती है उसको कहते हैं हम सब क्लास। इसको हम सब क्लास भी कह सकते हैं, ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, और इसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। और सुपर क्लास वो होती है जो कि अपने फंक्शंस या अपने डाटा टाइप्स दूसरी क्लास को दे रही होती है। इसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम लोग बेस क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक हमारे पास 3 एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, फॉक्स। ये हमने बना लिया तीनों का अलग अलग क्लासेस, और क्लासेस में हमने फंक्शन बना लिया स्लीप का, ईट का। डॉग के टाइम बना लिया, कैट के टाइम बना लिया स्लीप, ईट, फॉक्स के टाइम भी बना लिया स्लीप एंड ईट। हमने 3 दफ़ा ये फंक्शन रिपीट किया, मतलब स्लीप 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 3 दफ़ा रिपीट किया। तो बजाय हम इसको रिपीट करें बार बार, तो हम एक क्लास बनाते हैं एनिमल की, उसमें ये फंक्शन रखते हैं स्लीप एंड ईट, फंक्शन हो गया। और डॉग, कैट और फॉक्स की क्लासेस को इससे इनहेरिट कर देते हैं। मतलब ये कि अब जब इनहेरिट होगा डॉग, कैट, फॉक्स में ये दोनों फंक्शन चले जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की टाइप्स के बारे में। इनहेरिटेंस की काफ़ी टाइप्स हैं, हम टाइप्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसका कोड भी करेंगे। हमारे पास जो पहली टाइप्स है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। तो किस तरह होती है, मैं इसको कोड करते हैं। तो ये हमारा पास फंक्शन है, मैं कोई भी क्लास बनाता हूँ, क्लास लाइक क्लास ए, मैंने ए क्लास बना ली, एंड देन एक और क्लास बनाता हूँ क्लास बी। हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो इधर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ। ये मैंने बना लिया एक फंक्शन अपनी क्लास ए में, और इसको मैं इनहेरिट करूंगा बी में। इनहेरिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कॉलम लगाऊंगा, एंड देन मैं पब्लिकली इनहेरिट करूंगा। अभी मैं नहीं बता रहा कि पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड क्या है, वो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में। तो मैं इधर लिखूंगा सिंपली पब्लिक, एंड देन हमारे पास क्लास को किससे इनहेरिट हो रही है, ए से, तो लिखूंगा ए। अब हमारी जो क्लास बी है वो पब्लिकली इनहेरिट हो चुकी है क्लास ए से, तो मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा अपनी क्लास बी का। तो मैं बना लेता हूँ लाइक ऑब्जेक्ट के लिए बी लिखूंगा, क्लास का नाम हमारे पास बी था, तो बी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब क्लास बी में हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं क्लास ए से, तो मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट डॉट, हमारे पास क्या था, फंक्शन ए। तो मैं अगर इसको रन करूं तो ये हमें फंक्शन ए रिटर्न करेगा। अगली टाइप्स के बारे में बात करें जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास 2 बेस क्लास होती हैं और एक ड्राइव क्लास होती है। मतलब एक ड्राइव क्लास की 2 बेस क्लासेस होती हैं। तो इसका मैं कोड कर लेता हूं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के कोड के जैसे हमने सिंगल के टाइम पे क्लासेस बनाई थी, तो मैं वहीं से ले लेता हूं इसको। क्लास ए को मैं कॉपी करता हूं, क्लास ए के बाद इसी तरह की एक और बेस क्लास बनाता हूं। मैं इसको ये लिख लेता हूं बी, एंड देन फंक्शन बी, एंड देन फंक्शन बी। तो मैंने 2 क्लासेस बना ली, क्लास ए जो कि हमारे पास है बेस क्लास, एक और बेस क्लास बना ली जो कि है क्लास बी। अब मैं बनाऊंगा अपनी ड्राइव क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास बनाऊंगा जो कि होगा क्लास सी। ये किस तरह बनेगी, मैं कॉलन लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा पब्लिक, और लिखूंगा हमारे पास क्या था ए, एंड देन कोमा डालूंगा, और फिर लिखूंगा पब्लिक, एंड देन हमारे पास जो दूसरी क्लास का नाम क्या था बी, बी लिखूंगा, दैट्स इट।
अगर मैं इसको अपने मेन में कॉल करना चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपनी सी क्लास का, सी के थ्रू हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ सी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सी के थ्रू मैं क्या करता हूँ, सी डॉट नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास फंक्शन ए, एंड इसी तरह ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास क्या था, फंक्शन बी। सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसको मैं रन करता हूं, तो हमें ये आउटपुट दे देगा फंक्शन ए एंड देन फंक्शन बी। अब बात करते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमारे पास जो मतलब एक बेस क्लास है, उससे आगे एक क्लास उस हो रही होगी ड्राइव, और उससे आगे एक और क्लास ड्राइव हो रही होगी। मतलब हम इसका कोड कर लेते हैं ताकि सही समझ आ सके। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कोड कर लेते हैं। हमारे पास इधर से कॉपी कर लेते हैं पिछली से। तो अब हमारे पास जो बी क्लास है वो इनहेरिट हो रही है ए से। तो इसी तरह बी के साथ मैं एक और क्लास बनाऊंगा जो कि हमारे पास होगी सी, और वो भी इनहेरिट हो रही होगी वो बी से। मैं इधर सी लिख दूंगा और इधर बी। बी हमारी क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है हमारे पास ए से, और जो सी है वो इनहेरिट हो रही है बी से। तो मैं इधर मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सी का। तो मैं सिंपली लिखूंगा सी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास फंक्शन ए। तो इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमें फंक्शन ए रिटर्न करेगा। तो हमारे पास सी क्लास हमें फंक्शन ए तो रिटर्न कर रही है, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे पास जो क्लास ए है उससे इनहेरिट नहीं हुई, ये इनहेरिट बी से हुई है एंड बी ए से हुई है। तो ये हमारे पास था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अगली इनहेरिटेंस की टाइप्स की बात कर लेते हैं जो क्या है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होगा, इसमें जैसे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस था कि हमारे पास दो बेस क्लास होती थी और उससे आगे एक ड्राइव क्लास होती थी, लेकिन हिरारिकल इनहेरिटेंस में हमारे पास उसके थोड़ा सा ऑपोजिट होगा। एक बेस क्लास होगी और उसकी दो आगे ड्राइव क्लास होंगी। तो इसका भी प्रोग्राम में रन करके देख लेते हैं। तो मैं कॉपी करता हूँ क्लास ए। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो सी है वो भी डायरेक्टली हमारे पास ए को कर रहा होगा इनहेरिट, ए से इनहेरिट हो रहा होगा। तो दोनों की हमारे पास बी और सी की दोनों की जो हमारे पास बेस क्लास होगी वो ए होगी। तो मैं इधर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, दोनों क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। पहले मैं बी का बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, मैं इसको बी लिख देता हूँ, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि होगा ऑब्जेक्ट सी। ओके, तो ऑब्जेक्ट बी डॉट मैं करूंगा अपना जो फंक्शन का करना फंक, हमारे पास ए है, ए लिखूंगा। एंड इसी तरह सी को कर ऑब्जेक्ट बी करना था, सॉरी। ओके, इसी तरह सी के लिए लिखूंगा ऑब्जेक्ट सी एंड देन हमारे पास फंक्शन। मतलब बेस क्लास हमारे पास इसमें एक है और उसके आगे दो फर्दर ड्राइव्ड क्लासेज हैं। तो इसको मैं रन करता हूं, तो ये हमारे पास फंक्शन ए रिटर्न कर देगा। तो अब अगली टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारे पास मल्टीपल और हिरार्किकल इनहेरिटेंस का बेसिकली मिक्सचर है कि दोनों को सम अप कर दें, मल्टीपल इनहेरिटेंस को और हिरार्किकल इनहेरिटेंस को। मल्टीपल में क्या होता था कि हमारे पास बेसिकली दो बेस क्लास होती थी और एक ड्राइव क्लास होती थी, और हिरार्किकल में क्या होता था कि हमारे पास एक बेस क्लास होती थी और दो ड्राइव क्लासेस होती थी उसकी। तो इस केस में क्लास ए है, तो क्लास ए की ड्राइव क्लास क्या है, क्लास सी एंड क्लास डी। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो हिरार्किकल इनहेरिटेंस। और अगर क्लास डी केस में देखें कि ड्राइव क्लास है और उसकी बेस क्लासेस दो हैं, क्लास ए एंड देन क्लास बी। तो ये हमारे पास होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मैं इसको कोड कर लेता हूँ इस तरह की, जब क्लास ए बी सी डी कोई, तो मैं पिछले से कॉपी कर लेता हूँ क्लासेस को। तो ये हमारे पास होगी क्लास ए, उसके बाद बना लेता हूँ क्लास बी को। मैं इधर करता हूँ चेंज बी एंड देन बी।
और इसके साथ मैं इनहेरिटेंस करने के लिए करता हूँ क्लास सी, जो कि पब्लिकली इनहेरिट होगी हमारे पास क्लास ए से। तो मैं लिखूंगा पब्लिक एंड देन हमारे पास क्लास ए थी। इसी तरह हमारे पास एक होगी क्लास डी, जो कि हमारे पास होगी पब्लिकली इनहेरिट ए से और इनहेरिट होगी बी से। ओके, तो ये होगा क्या, जब ए वाला केस है तो ए की दो ड्राइव्ड क्लास हैं, एक सी और एक डी। अगर डी को देखें तो उसकी दो बेस क्लास हैं, एक ए और एक बी। तो मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ अपना सी के साथ बना लेता हूँ, लाइक मैं बना लेता हूँ सी एंड ऑब्जेक्ट सी। उसी के साथ मैं डी का बना लेता हूँ, डी ऑब्जेक्ट डी। तो अगर मैं सी को कॉल करूँ तो ये सिर्फ इनहेरिट हो रहा है ए से। तो मैं सी डॉट, हमारे पास ए का क्या ऑब्जेक्ट था, नहीं ऑब्जेक्ट सी लिख देंगे, ऑब्जेक्ट सी डॉट, ऑब्जेक्ट सी डॉट लिखा तो इसने हमारे पास सिर्फ फंक्शन ए शो करवाया, फंक्शन बी हमें शो नहीं करवाया, क्योंकि ये इनहेरिट हो रहा है सिर्फ हमारे ए से। तो मैं इधर लिखूंगा फंक्शन ए एंड देन जब मैं ऑब्जेक्ट डी का बनाऊंगा, ये मैं ए स्मॉल लिख दिया लेटर में। ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑफ डी को कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट डी डॉट, तो ये हमें दो फंक्शन शो करवाएगा, फंक्शन ए एंड फंक्शन बी, क्योंकि हमारे पास जो डी है उसकी दो हमारे पास बेस क्लासेस हैं। मैं फंक्शन ए के साथ भी उसे करूंगा एंड देन ऑब्जेक्ट डी डॉट फंक्शन बी। ओके, तो मैं इसको रन करता हूं, तो ये हमें पहले फंक्शन ए जो हमारा सी के साथ कॉल किया था एंड देन फिर डी के साथ फंक्शन ए एंड फंक्शन बी हमें शो करवाएगा। तो उम्मीद है यार आपको इनहेरिटेंस की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। बाकी इनहेरिटेंस आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, लेकिन जो हम लोग पब्लिक यूज कर रहे थे उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। C++ में एक्सेस स्पेसिफायर्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हो, इसको मॉडिफायर्स भी कह सकते हो। तो हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस में भी एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यूज होते हैं वो भी देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा था, उससे पहले हमने क्लासेस पढ़ी थी, लेकिन हमने क्लासेस के टाइम एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि अगर हम इनहेरिटेंस से पहले पढ़ते तो हमें प्रोटेक्टेड जो है स्पेसिफायर इसकी समझ ना आती। इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन स्पेसिफायर्स के बारे में। तो हमारे पास जो पहला एक्सेस स्पेसिफायर्स है वो है पब्लिक। पब्लिकली जो भी होगा डाटा पर, जो भी पब्लिकली होगा वो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास से बाहर। अगर कोई प्राइवेट है, प्राइवेट का क्या मतलब है, आप उसको सिर्फ क्लास में ही यूज़ कर सकते हो। अगर क्लास से बाहर यूज़ करना है तो उसके लिए पब्लिक में सेटर गेटर बनाना पड़ेगा, तो फिर वो यूज़ कर सकते हो। डाटा हाइडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइवेट। और तीसरे नंबर पर आता है प्रोटेक्टेड। ये मोस्टली यूज़ नहीं होता, ये हम लोग सिर्फ इनहेरिटेंस जो हुई हुई क्लासेस उनमें यूज़ कर सकते हैं। एक क्लास से जो दूसरी इनहेरिट हुई है ना, उसमें हम लोग ये इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कोड कर लेते हैं ताकि सही से समझ आ सके। तो मैंने इधर एक क्लास ए बना ली, इसमें ये तीनों स्पेसिफायर्स ले लिए, प्राइवेट भी, प्रोटेक्टेड भी और पब्लिक भी। अगर मैं क्लास में कुछ भी नहीं लिखता, मतलब प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक नहीं लिखता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्लासेस प्राइवेट ही होंगी। मतलब अगर इधर मैं प्राइवेट लिखा है, अगर इधर मैं प्राइवेट ना भी लिखता तो ये हमारा जो इन नंबर प्राइवेट है ये प्राइवेट ही रहता। बाय डिफ़ॉल्ट पहले प्राइवेट ही होती हैं। तो अगर मैं मेन में इसे एक्सेस करना चाहूँ, मैं ऑब्जेक्ट में आता हूँ ए का, ए ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ मैं अपने पब्लिक को एक्सेस कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट डॉट मैं लिख देता हूँ नंबर डॉट पब्लिक। मैं पब्लिक को ही एक्सेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर मैं प्राइवेट को एक्सेस करना चाहूँ ऑब्जेक्ट डॉट, तो ये मुझे एक एरर शो करेगा कि भाई ये इनएक्सेसिबल है, आप प्राइवेट को क्लास से बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। और अगर मैं प्रोटेक्टेड को करूँगा तो वो सेम एरर शो करवाएगा।
तो वो हमें सेम एरर शो करवाएगा कि आप लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्लास से बाहर। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में फ़र्क ये है कि आप प्राइवेट को इस क्लास के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। ये इन नंबर प्राइवेट है ना, सिर्फ आपको इसी क्लास में इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर प्रोटेक्टेड है, जो ड्राइव्ड क्लास हुई होगी उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए एक और क्लास बनाता हूँ क्लास बी के नाम से। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बना ली क्लास बी के नाम से, जो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है ए से। तो इस क्लास के थ्रू मैं अपना जो प्रोटेक्टेड है उसको कोई वैल्यू दे भी सकता हूँ, और इसी क्लास के थ्रू मैं इसे एक्सेस भी कर सकता हूँ। मतलब जो प्रोटेक्टेड है वो इस क्लास में एक्सेसिबल है, वो मेन में एक्सेसिबल नहीं था लेकिन इस क्लास में एक्सेसिबल है। अगर मैं इधर लिख लूँ हमारे पास, मैं इधर बी का ऑब्जेक्ट बना लूँ, बी ऑब्जेक्ट टू डॉट फंक्शन, फंक्शन में मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ 18 लाइक दे दी, और इसको मैं डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। ये हमारे पास प्रोटेक्टेड था, पहले 18 में वैल्यू जाएगी एन में प्रोटेक्टेड की बात जाएगी, और प्रोटेक्टेड हम लोग शो भी करवा सकते हैं। ठीक, मैं लिख दूँ ऑब्जेक्ट टू डॉट, मेरे पास डिस्प्ले था तो मैं अपने प्रोटेक्टेड की वैल्यू शो भी करवा सकता हूँ। मैं इसको अगर रन करूँ तो ये हमें 18 एज आउटपुट शो करवा देगा। अब बात करें इनहेरिटेंस में, किस तरह इनहेरिट होती है क्लासें पब्लिकली, प्राइवेटली एंड प्रोटेक्टेडली। तो उसके लिए बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस होती है, और उसके बाद प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है, और उसके बाद हमारे पास होती है प्रोटेक्टेड। ये 3 टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। तो साथ साथ हम इसको फिल करते जाएंगे कैसे कैसे एक्सेस होते हैं। तो हमने एक क्लास बना ली थी क्लास ए और एक क्लास बी। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ अपना एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ पब्लिकली। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, क्लास का नाम होगा। तो ये मैंने क्लास ए को पब्लिकली इनहेरिट कर लिया क्लास बी से। तो मैं जो ए क्लास है इसके पब्लिक मेंबर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसके प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इसके जो प्राइवेट है ये मेरे पास होंगे इनएक्सेसिबल। अगर तो हमारे पास ये पब्लिकली इनहेरिट है क्लास ए क्लास बी से, तो मैं एक ऑब्जेक्ट को क्या पब्लिक को वैसे एक्सेस कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले बताया था, पब्लिक को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड को हम नहीं एक्सेस कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए क्या हम करते थे, क्लास हमारे जो इनहेरिट हो रही हो, ठीक हो गया, और प्राइवेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये क्लास हमारे पास जो बी है ये उससे पब्लिकली इनहेरिट है, तो हम जो उसके पब्लिक जो भी वेरिएबल्स हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मैं इधर ऑब्जेक्ट टू के थ्रू हमने उसके जो पब्लिकली है उसको एक्सेस कर लिया, लेकिन प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं कर सके क्योंकि ये हमारे पास मेन में एक्सेस नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड सिर्फ इनहेरिट क्लास में होगा, और जो हमारे पास प्राइवेट है वो सिर्फ उसी क्लास में होगा। अगर मैं इनहेरिटेंस करूं एज अ प्राइवेट, अब इनहेरिट प्राइवेट किया तो हमारे पास पब्लिक भी एक्सेस हो गया, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो गया, लेकिन हमारे पास जो प्राइवेट है वो तो एक्सेस नहीं होगा। अगर मेन में बात कर लें तो ए ऑब्जेक्ट के थ्रू वैसे ही वो एक्सेस हो गए जैसे होगा, लेकिन बी में क्या होगा, अब हमारे पास ये तीनों है, पब्लिक भी, प्रोटेक्टेड भी, प्राइवेट भी, ये तीनों इसने हमें हमारे पास प्राइवेट कर दिए हैं। ये तो हमारे पास इनएक्सेसिबल है ना, ये तो हो गए नहीं। ये जो पब्लिक है ये भी हमारे पास प्राइवेट है, और ये जो प्रोटेक्टेड है ये भी हमारे पास प्राइवेट है। मतलब क्या कि हमारे पास अब जो क्लास बी है अगर इससे आगे कोई क्लास ड्राइव्ड होती है तो उसमें ये ना नंबर पब्लिक हम एक्सेस कर सकते हैं, ना नंबर प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इधर प्राइवेट हो गया। तो अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। अब कर लेते हैं प्रोटेक्टेड की बात। प्रोटेक्टेड में क्या होगा, हमारे पास जो पब्लिक है ये इसको भी प्रोटेक्टेड कर देगा, और जो प्रोटेक्टेड है ये तो प्रोटेक्टेड रहेगा, और जो प्राइवेट है ये तो हमारे पास इनएक्सेसिबल ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट टू में बात कर लें, अब जो जो हमारे पास पब्लिक है ये क्या हो चुका है, प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड है, इसको हम मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। तो फर्क क्या है हमारे पास प्राइवेट में और प्रोटेक्टेड में, फर्क ये है कि अगर मैं क्लास सी बनाता हूँ जो कि ड्राइव्ड होगी क्लास बी से, मैं बना लेता हूँ एक, मैं बनाता हूँ क्लास सी जो कि हमारे पास किससे ड्राइव्ड है, हमारे पास क्लास बी से, जो पब्लिक हमारे पास बी है। ओके,
तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर। तो सिंपली सी लिखूँगा। ओके, अगर तो ये मेरे पास प्रोटेक्टेड है, मसलन ए से प्रोटेक्टेड हो रही है इनहेरिट क्लास बी, और सी जो है इनहेरिट हो रही है बी से, तो अब ये हमारे पास जो है पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इधर मेरे पास क्या हो चुके थे प्रोटेक्टेड, ये इधर इनहेरिट हो सकते हैं, इधर मैं एक्सेस कर सकता हूँ पब्लिक को भी और प्रोटेक्टेड को भी। ये दोनों इस टाइम प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था। अगर ये इनहेरिटली प्राइवेट हो रही होती तो मैं अपनी अगली क्लास में किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब प्राइवेट हो चुके हैं। इधर इस क्लास में ये सारे प्राइवेट हो चुके हैं, नंबर पब्लिक भी प्राइवेट हो चुका है, नंबर प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो चुका है, क्योंकि ये प्राइवेटली इनहेरिट हुई हुई है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कि C++ में पॉलीमॉर्फिज्म आखिर है क्या। तो जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बनता है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। एंड पॉली का मतलब है कि बाई मैनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स, कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मतलब एक पर्सन है, ठीक हो गया, वो सेम टाइम पे क्या क्या हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है, फादर भी होगा, हस्बैंड भी होगा, और एक एम्प्लॉय भी होगा। सेम टाइम एक ही इंसान है, उसकी मैनी फॉर्म्स हैं, फादर भी है, हस्बैंड भी है, एम्प्लॉयज भी है। तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो रन टाइम होती है ये यूज़ नहीं होती मोस्टली, ठीक हो गया। जो कंपाइल टाइम होती है वो होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो हमने पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, कोड हम सारा करेंगे। और दूसरी होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, कोड करेंगे समझ लग जाएगी। और जो रन टाइम होती है वो होती है वर्चुअल फंक्शंस। तो पहली भी बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग, ये किस तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। तो इसका कोड कर लेते हैं। तो मैं इधर एक कोई भी क्लास बना लेता हूँ, लाइक क्लास बना ली ए। ओके, तो मैं इसमें पब्लिक, ताकि एक्सेस हो सके हमारे मेन में, तो इसमें तीन फंक्शन बना लेता हूँ, कोई भी तीन, लाइक वाइड, मेरे पास फंक्शन, नाम सेम होगा। मैं कर रहा हूँ बात फंक्शन ओवरलोडिंग की। फंक्शन ओवरलोडिंग में ये होगा कि भाई आपका नाम सेम होगा, लेकिन आर्गूमेंट हमारे पास वो डिफरेंट होंगे, या तो उनकी डाटा टाइप डिफरेंट होगी या उनका साइज डिफरेंट होगा। मतलब एक में 2 आर्गूमेंट दिए हैं और किसी में 3 दिए हैं, इस तरह होगा। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया वाइड फन, इसमें मैं कुछ भी आर्गूमेंट पास नहीं करता। सी आउट में लिख देता हूँ ये एम्प्टी है, ओके, एंड लाइन कर देता हूँ। ओके, ये तो फंक्शन बन गया जिसमें कोई भी मैंने आर्गुमेंट नहीं दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो पेस्ट करता हूँ। तो इसमें मैं कोई एक आर्गुमेंट दे देता हूँ, मतलब इंट ए, एक आर्गुमेंट दिया इंटीजर का, तो मैं इंटीजर लिख देता हूँ। इसमें एक आर्गुमेंट दिया तो एक और बना लेता हूँ जिसमें 2 आर्गुमेंट दे देता हूँ। यहाँ हमारे पास जो डाटा टाइप है वो डिफरेंट कर देता हूँ, मतलब ये इंट है ना, तो यहाँ मैं डबल कर देता हूँ, या इसको आर्गुमेंट कोई और दे देता हूँ। तो मैं इसको डबल कर देता हूँ। डबल, कोई भी इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, एंड देन ये इंटीजर था, इसकी जगह मैं डबल लिख लेता हूँ। ओके, अब हमारे पास 3 फंक्शन है। फंक्शन नाम तीनों का सेम है, लेकिन आगे जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट है। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसमें एक आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप का है, और इसमें क्या है डबल टाइप का आर्गुमेंट है, ठीक है। अगर मैं मेन में कॉल करूं तो मैं अपना जो ए क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अगर तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल कर रहा हूं सिंपली, ठीक हो गया, तो ये मेरा पहला फंक्शन कॉल करेगा जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, ठीक हो गया। ओके, अगर मैं लिख देता हूं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अगर तो मैं कोई आर्गुमेंट देता हूं, लाइक मैं इसमें 5 दे दिया, तो कौन सा करेगा, ये इंटीजर वाले करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, क्योंकि मैंने इन टाइप का आर्गुमेंट दिया इसे। अगर मैं देता हूं लाइक इधर मैं देता हूं 5.5, तो ये मेरा फंक्शन कॉल करेगा डबल वाला। अगर मैं इसको रन करूं, ये पहले में एम्प्टी, देन इंटीजर एंड देन डबल। तो अगली डाटा टाइप की बात कर लेते, ये थी हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग, कि भाई हमारे पास नाम सेम होंगे लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट्स होंगे। अब बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग यूज करते हैं जब
हमने इमेजिनरी और रियल नंबर्स का सम करना हो तो तब हम लोग ऑपरेटर ओवरलोड यूज करते हैं। तो मैं कोई भी डाटा टाइप दो ले लेता हूँ, इंट मेरे पास एक रियल के लिए और एक लेता हूँ इमेजिनरी पार्ट के लिए, और मैं पब्लिक में जाकर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ। एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ और उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, ए बी, और क्या करे, रियल में ए चला जाए एंड देन इमेजिनरी में बी चला जाए। ओके, तो अगर मैं इधर बनाऊं तो मैं ए ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी दो वैल्यू देता हूँ, लाइक 5 और 7। समझाने के बाद मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है यार। ऑब्जेक्ट 2 में कोई भी दो वैल्यू दे देता हूँ, लाइक मैं 8 और 3। ओके, इस तरह मैं बनाता हूँ ए का ऑब्जेक्ट 3। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट 2 होगा कि उन दो का सम करेंगे। ठीक हो गया। ये हमारी जो पहली वैल्यू है ये हमारे पास होगी रियल, और ये जो दूसरी होंगी ये होंगी इमेजिनरी। तो मैं इसको अपनी क्लास में लिख लेता हूँ इस फंक्शन को। तो ये अभी कह रहा है कि भाई इस टाइप की क्लास नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का टाइम, सबसे पहले लिखेंगे डाटा टाइप, रिटर्न टाइप कौन सी है। तो हमने रिटर्न करवाना है कि हमने रियल को भी नंबर को भी हमने रिटर्न करवाना है और हमने इमेजिनरी को भी रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न टाइप क्या होगी हमारे पास रिटर्न टाइप ए होगी, जिसमें दो इंटीजर हैं, एक रियल इमेजिनरी। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप ए लिख दिया, एंड देन उसके बाद कीवर्ड लिखेंगे ऑपरेटर। वो बताएंगे ऑपरेटर कौन सा यूज करना है। प्लस कुछ ऑपरेटर्स हम लोग नहीं यूज कर सकते ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइम, लाइक हम लोग मल्टीप्लाई का ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइम यूज नहीं कर सकते। तो अब देखूंगा कि मैंने इसमें भेजना क्या है। ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 भेज रहा हूं, तो मैंने जो हमारे पास क्लास है उसका भेजना, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ए कांस्टेंट और एड्रेस लिखे, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम रख लूंगा, ओबीजे रख लेता हूं। ओके, अब मैंने एक डाटा टाइप बनानी जिसमें दोनों डाटा टाइप हों। तो वो ऑब्वियसली बात है ए में है, तो मैं ए डाटा टाइप की कोई भी नाम रख लेता हूँ, रिजल्ट रख लिया। इसमें क्या होगा कि दोनों का हम लोग रिजल्ट सम अप करेंगे। अब मैं इसको जो हमारे पास रिजल्ट है जिसमें दो डाटा टाइप्स हैं, इसको रिटर्न करवा देता हूँ। एक फंक्शन बना देता हूँ जो कि आउटपुट हमें शो करवाए, वाइड फन के नाम से, जो हमें आउटपुट शो करवाए। ये क्या करेगा फंक्शन, हमें सी आउट करवाएगा। सबसे पहले हमारा रियल पार्ट करवाएगा, रियल के सी आउट करवाएगा, एंड देन हमारा इसने इमेजिनरी पार्ट शो करवाना है। तो देन मैं एटा लिख देता हूँ, एंड देन फिर हमारा इमेजिनरी लिख देता हूँ। मैं इस फंक्शन को अपने मेन में कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 3 डॉट, मैं दोबारा समझाता हूँ मैंने किया गया है। मैं रन करता हूँ, हमारे पास 13 और 10 दे दिया उसने। इन दोनों के 5 और 8 13 एंड 7 और 3 10 दे दिया। अब किया क्या, मैं दोबारा और समझाता हूँ। तो हमने किया कि हमने ये तो पता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग बनाने का तरीका, कि भाई ऑपरेटर लगाना है पहले, उसके बाद जो भी ऑपरेटर परफॉर्म करना है उसको लगाना है। ये ऑपरेटर कीवर्ड तो लगाना है। सबसे पहले डाटा टाइप कौन सी रिटर्न टाइप है वो लिखनी है। उसके बाद मैंने अपना ऑब्जेक्ट भेज दिया जो कि वैल्यू आगे भेजनी है। फिर मैंने एक बना लिया डाटा टाइप रिजल्ट, जो जिसका नाम रखा है, जिसकी डाटा टाइप है ए। ठीक हो गया, ये बात की क्यों रखा है ए। फिर मैंने रिजल्ट डॉट रियल में इन दोनों का सम कर लिया, फिर रिजल्ट डॉट इमेजिनरी में इन दोनों का सम कर लिया, और फिर रिटर्न रिजल्ट कर दिया। अब जो रिटर्न रिजल्ट हो रहा है इसका मतलब दो वैल्यू रिटर्न हो रही हैं। रिजल्ट में दो डाटा टाइप्स हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो एक मैं वाइड फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने रियल को आउटपुट करवा दिया एंड देन इमेजिनरी को आउटपुट करवा दिया। तो अगली डाटा टाइप की बात कर लेते हैं जो कि वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली हम लोग आमतौर पर इनको इस्तेमाल नहीं करते वर्चुअल फंक्शंस को। वर्चुअल फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं वो कर लेते हैं एक कोड जिसके थ्रू समझ लगे कि वर्चुअल फंक्शन क्यों लगाना जरूरी है। तो मेरे पास क्लास ए है, इसमें मैं पब्लिकली एक कोई फंक्शन बनाता हूँ। पब्लिक लिखा, मैंने कोई फंक्शन बना लिया, लाइक वाइड फंक्शन के नाम से बना लिया मैंने। ओके, इसमें मैं सी आउट करवाता हूँ बेस क्लास। ये बेस क्लास है ना, बेसिकली बेस क्लास इसमें सी आउट करवा दिया। और मैं एक और क्लास बनाता हूँ जो कि है क्लास बी के नाम से, जो कि हमारे पास इनहेरिट हुई है क्लास ए से पब्लिकली।
ए। इसमें भी मैं वही फंक्शन बनाता हूँ सेम, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब बेस क्लास था, इधर मैं लिखता हूँ ड्राइव्ड क्लास। ठीक हो गया। अगर मैं मेन में कॉल तो मैं अपनी मेन क्लास में ए क्लास का पॉइंटर बना लूंगा, ए एंड देन स्टैटिक, और कोई भी नाम रख लूंगा ऑब्जेक्ट, इसको करूंगा न्यू। हमारे पास क्लास ए थी, ये हमारे पास पॉइंटर बनाने का तरीका है। तो मैं करूंगा क्या, अब अगर मैं इसको आउटपुट करवाना है तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, ये डार्ट से आउटपुट नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंटर है, तो इसके लिए एरो लगाना पड़ेगा। एंड देन फंक्शन, ये तो हो गया कि हमारे पास जो पहली क्लास है उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट में मैं एक और बनाता हूँ, हमारे पास क्या क्लास थी, हमारे पास क्लास बी थी, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लाइक मैंने बी बना लिया, इसका मैंने ऑब्जेक्ट 2 बना लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसमें ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट 2। ओके, और मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट में क्या चला गया, ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस, मतलब अब दूसरी दफा फंक्शन ड्राइव क्लास वाला कॉल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं रन करता हूं तो हमारे पास दोनों बेस क्लास के होंगे। मैं इधर एंड लाइन कर देता हूं, नहीं किया होगा। तो दोनों टाइम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेस क्लास के फंक्शन कॉल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन। मैंने एड्रेस किसका दिया है, मैंने जो बी क्लास उसका एड्रेस दिया ऑब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी हमारा फंक्शन कॉल कौन सा हो रहा है, ए क्लास का। तो इसके लिए मैं करूंगा जो पहला फंक्शन है जो हमारे पास बेस क्लास है उसके फंक्शन के साथ वर्चुअल लिख दूंगा, वर्चुअल लिख दिया। इससे ये होगा कि हमारे पास जो कॉल होगा वो वर्चुअल फंक्शन कॉल नहीं करेगा। अब जब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट 2 चला जाएगा तो वो दूसरे वाला फंक्शन कॉल करेगा जो कि ड्राइव्ड क्लास में। इसको रन करता हूं तो ये पहले हमें बेस क्लास दे देगा और फिर ड्राइव्ड क्लास है।